अरुणोदय सिंह के घर में खड़ा था, जो वर्तमान में वीर सिंह का घर है। चेतन अरुणोदय सिंह के घर से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोच रहा था कि मुझे इसी घर में अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। वो रास्ते पर चला जा रहा था और खुद से बड़बड़ाए जा रहा था, मुझे ये सब जाकर कालदूत को बताना चाहिए। जब चेतन घाट पर पहुंचा तो वहां कालदूत नहीं था। ये देख चेतन बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कहा था उसे यहाँ रुकने के लिए, अब कहाँ ढूंढूं उसे। शाम का वक्त हो चला था और दिन भर की थकान के बाद चेतन वहीं उस नदी के किनारे घाट पर लेट गया। घाट पर अकेले लेटे हुए चेतन के मन में माही को लेकर ख्याल आया और वो खुद से बोला, माही न जाने कैसी होगी। मुझे पता है माही, तुम्हें मेरी चिंता है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, बस तब तक तुम ठीक से रहना। माही के बारे में सोचते हुए चेतन की आंख लग गई। जहां एक और अतीत में चेतन घाट पर लेटा था, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में वीर सिंह परेशान था। सुबह अर्पणा का फोन आने के बाद वो पूरे गांव में अपनी पत्नी अर्पणा को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। घर लौटते वक्त वो अपने आप से मायूसी भरी आवाज में बोला, अर्पणा, हमें माफ कर दो। इतनी कोशिश के बाद भी हम तुम्हें ढूंढ न सके। सब हमारी ही गलती है। सब लोगों से तुम्हारा सच छिपाने के चक्कर में हमने हमेशा तुमको खुद से दूर रखा। नतीजा ये है कि आज तुम हमारे पास ही नहीं हो। मायूसी से भरा वीर सिंह थक हार कर घर लौट आया। कमरे में दाखिल होते ही माही ने उसे देखा और बोली, भैया, आपने इतना वक्त कहाँ लगा दिया? मुझे आपकी चिंता होने लगी थी। माही बोलती रही, लेकिन वीर सिंह तो बस अर्पणा को लेकर परेशान था। उसने माही की बातों को टालते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा अपने दोस्त के घर चला गया था। ये कहते हुए वीर सिंह ने भले ही माही की बातों को एक पल के लिए टाल दिया हो, लेकिन माही वीर सिंह का उदास चेहरा भांप गई थी। उसने मन ही मन विचार किया, आखिर वीर भैया बिना कुछ कहे कहाँ चले गए थे, और ऐसा क्या है जो उन्हें इतना परेशान कर रहा है? क्या करूं, पूछूं या नहीं? लेकिन कुछ क्षण विचार करने के बाद वो वीर सिंह से बोली, वीर भैया, मैं जानती हूं कि आप किसी न किसी बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि मेरे पूछने के बाद भी आप नहीं बताने वाले। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब भी आपका मन चाहे आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। ये कहते हुए माही कमरे से बाहर चली गई और वीर सिंह माही को देख उसकी बातों पर विचार करता रहा। अपने बेड पर लेटा वीर सिंह छत की ओर देखते हुए खुद से बोला, जानते हैं हम माही कि तुम्हें हमारी परवाह है, लेकिन तुम्हें हमारा और अर्पणा का सच अगर अभी पता चलेगा तो न जाने तुम किस तरह का बर्ताव करोगी। हम पहले ही अर्पणा को लगभग खो चुके हैं और अब तुम्हें भी हम नहीं खो सकते। इसलिए फिलहाल तो कुछ बातें तुम ना जानो तो ही बेहतर होगा। ये सोचते हुए वीर सिंह के मन में ख्याल आया कि अब वो माही के सामने और इस तरह से उदास नहीं रह सकता। इसी सोच के साथ वो माही के कमरे में जा पहुंचा और पलंग पर बैठते हुए अचानक से बोला, माही, मैं ना बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहा हूं, तो क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकती हो? माही वीर सिंह की बात सुन उठते हुए बोली, चाय क्यों वीर भैया, खाना गर्म है, मैं सीधे खाना लगाती हूँ। वैसे भी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो आप अब चाय को छोड़िए और खाना खाइए। इतना कहते हुए माही तुरंत ही रसोई घर की ओर चली गई। एक तरफ माही रसोई घर में वीर सिंह के लिए खाना गर्म करने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर अपनी कुटिया में बैठे बाबा, जिन्होंने पहले भी माही को अपने वश में कर लिया था, अब फिर अपनी गुड़िया को हाथ में लिए बैठे थे। वो तुरंत ही अपनी गुड़िया को जमीन पर रखते हुए बोले, अब और देर नहीं, मेरी गुड़िया, तुझे अब फिर से तैयार होना पड़ेगा। चल, जाग जा। ये कहते हुए उन्होंने अपने बगल में एक थैले से एक मुट्ठी राख निकाली और गुड़िया के चारों ओर एक घेरा बना दिया। दूसरी तरफ माही किचन में वीर सिंह के लिए खाना गर्म कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने अंदर अजीब सा कुछ महसूस हुआ और फिर उस सब को छोड़ एकदम शांत अवस्था में खड़ी हो गई। असल में जब बाबा ने गुड़िया के चारों ओर घेरा बनाया था, तब उसके प्रभाव से माही एक बार फिर बाबा के सम्मोहन में उलझ चुकी थी। वो स्तब्ध खड़े होकर
आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोले, आज बाबा के काम को अंजाम देना ही होगा, आज बाबा के काम को अंजाम देना ही होगा। उधर बाबा ने गुड़िया के चारों ओर एक घेरा बना लेने के बाद कुछ शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये उच्चारण बढ़ता जाता, माही की सांसें तेज होने लगती। दूसरी तरफ बाबा बोले, मैं जानता हूं मेरी गुड़िया, एक बार तू नाकाम हुई है, लेकिन इस बार जो भी रास्ते में आता है तुम्हें उसे खत्म करना होगा, जैसे कि ये आदमी। बाबा फिर उस गुड़िया पर हाथ रख के बोले, खत्म कर दे इस आदमी को। ये सुनकर बाबा के हाथ की कठपुतली बनी माही घर के बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। बाबा अपने सामने रखी गुड़िया को देखकर बोले, मैं कभी नहीं चाहता था कि बात इस रास्ते तक पहुंचे, लेकिन अब तेरे पास कोई और चारा नहीं है। यह आदमी बार बार तेरे रास्ते में आकर तुझे रोकेगा और तेरे हर काम में बाधा बनेगा, इसलिए जाकर अंत कर दे इस आदमी का। उधर माही घर के बाहर पेड़ के करीब पहुंचकर यहां वहां देखने लगी। तभी एक बार फिर बाबा की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, पेड़ के पीछे देख। माही बाबा के वशीकरण में आकर उनके आदेशानुसार सधे कदमों से बगीचे में आ गई और वहां पहुंचकर बिना किसी मशक्कत के पेड़ के पीछे से एक कपड़े की पोटली ले आई। माही बिना पल के झपकाए पोटली खोलने लगी। पोटली खोली तो उसके अंदर राख थी। ये वही राख थी जिससे बाबा ने अभी अभी गुड़िया के चारों ओर घेरा बनाया था। माही ने तुरंत ही एक मुट्ठी में उसे भर लिया और सीधे किचन में चली आई। इधर बाबा खुद से बात करते हुए बोला, मैं जानता था एक ना एक दिन इस जादुई राख की जरूरत अवश्य ही पड़ेगी, इसलिए मैंने उस दिन जानबूझकर वो जादुई राख की पोटली वीर सिंह के बगीचे में अमर वृक्ष के पास छुपाई थी। अब जो भी होगा वो बड़ा ही भयानक होगा। ये कहते हुए बाबा जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ माही मुट्ठी में राख लिए किचन में लौट आई थी। उधर बाबा गुड़िया को देखते हुए बोले, चल अब किसका इंतजार है तुझे, खत्म कर ये खेल। जैसे ही कुटिया में बैठे बाबा ने गुड़िया के कान में ये शब्द कहे, इधर किचन में खड़ी माही ने उस सफेद पोटली की सारी राख तुरंत ही वीर सिंह के लिए बनाए खाने में मिला दी। बिना इसका आभास हुए कि उसने अभी अभी क्या किया है, माही तुरंत ही प्लेट में खाना लेकर धीरे धीरे कमरे में पहुंची। माही जब कमरे में पहुंची तब वीर सिंह अपने ख्यालों में उलझा बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। माही ने खाने की प्लेट उसके हाथों में पकड़ाते हुए कहा, ये लो खाना। माही के सामने खड़े होने के बावजूद वीर सिंह का पूरा ध्यान मोबाइल में था। माही दोबारा कड़क आवाज में बोली, खाना खा लो। इस बार माही की आवाज वीर सिंह ने सुन ली और मोबाइल की ओर देखते हुए उसने खाने की प्लेट पकड़ने की कोशिश की ही थी कि वो प्लेट वीर सिंह के हाथों से छूट गई। खाने की प्लेट गिरते ही पूरा खाना जमीन पर बिखर गया और प्लेट की तेज आवाज से माही का ध्यान टूट गया। वो तुरंत बाबा के सम्मोहन से बाहर आ गई। जैसे ही माही बाबा के सम्मोहन से मुक्त हुई, बाबा को पता चल गया और वो गुस्से से भर उठा। अपने सामने बनाए सारे तामझाम को एक झटके में फेंकते हुए जोर से चिल्लाया, ये आदमी सचमुच मेरे काम में बाधा बन रहा है। इसने एक बार फिर मुझे असफल कर दिया। इधर वीर सिंह अचानक ही संभलते हुए बोला, ध्यान कहाँ है माही तुम्हारा? देख तो लिया होता कि ठीक से पकड़ा है या नहीं। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले किचन में थी, लेकिन अभी वो वीर सिंह के सामने कैसे पहुंची। लेकिन तभी वो घबराते हुए बोली, सॉरी भैया, शायद मुझसे ही छूट गई होगी प्लेट। मैं दूसरी प्लेट लाती हूँ। लेकिन तभी उसे रोकते हुए वीर सिंह ने कहा, माही तुम ठीक तो हो? आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बर्ताव कुछ अजीब हो रहा है। माही के पास वीर सिंह के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो बाबा के रचे खेल से पूरी तरह अनजान थी। माही कुछ पल खामोश रही, जिस पर वीर सिंह ने माही से सवाल किया, कुछ बोलोगी माही? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? वीर सिंह माही से पूछ ही रहा था कि तभी अचानक एक बिल्ली आई जो कमरे में गिरे भोजन को खाने लगी। इसी बीच वीर सिंह का ध्यान उस बिल्ली पर चला गया। वीर सिंह के देखते ही देखते वो बिल्ली अचानक वहीं गिर के मर गई।
बिल्ली को मरा देख वीर सिंह चौंक गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला, ये क्या हो गया इस बिल्ली को? ये मर कैसे गई? माही, तुमने इस खाने में क्या मिलाया था? वीर सिंह की बात सुन माही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेज आवाज में बोली, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वीर सिंह ने माही की ओर घूरते हुए देखा और अपने हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट को सूंघते हुए बोला, तो फिर इस खाने में ये अजीब सी महक क्यों आ रही है? वीर सिंह के चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य का मिला जुला भाव था। वो माही के करीब आकर बोला, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, और आखिर क्यों मारना चाहती हो हमें माही? जवाब दो माही। माही के पास फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, लेकिन उसे वीर सिंह से भी इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। माही पर सवाल दागते हुए वीर सिंह घर से बाहर निकल गया और माही वीर सिंह की बातें सुन कमरे की चौखट पर सिर टिकाए रोती रही। जहां वर्तमान में एक तरफ माही और वीर सिंह के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई थी, वहीं अतीत में इन सब बातों से अनजान चेतन घाट पर शांति से लेटा हुआ था। तभी गांव में एक बार फिर ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई पड़ी तो अचानक चेतन का ध्यान उस ओर गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने आप से बात करते हुए बोला, ये आवाज, ये तो वही आवाज है जो कल शाम उस भूतनी के आने पर हुई थी। लगता है एक बार फिर यहाँ सभी के घरों में छिपने का वक्त आ गया है। मुझे जानना है कि अगर बाबा अजरनाथ ने चित्रलेखा खूनी वधू को कैद कर रखा है तो ये भूतनी कौन है? मैं आज उसका चेहरा देख कर रहूंगा। ये कहते हुए चेतन जल्दी से घाट से निकलकर तुरंत ही गांव की ओर भागा। चेतन ने देखा कि एक बार फिर ठीक कल रात की ही तरह चारों ओर भगदड़ मची हुई है। कोई अपनी दुकान का सामान समेटकर घर में घुस रहा है तो कई लोग अपना सामान छोड़कर भी भाग रहे हैं। अंधेरे में खड़ा चेतन इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वो भूतनी सड़क के बीचों बीच बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने से गुजर गई। उसके घुंघरूओं की आवाज हर तरफ फैल रही थी। लंबा घूंघट, ढेर सारे जेवर और साड़ी, ये सब देख चेतन अचानक ही बोल पड़ा, अगर ये चित्रलेखा खूनी वधू नहीं है तो फिर आखिर ये है कौन? यही सब सोचते हुए चेतन उस भूतनी के पीछे पीछे चलने लगा और मन ही मन बोला, उस निशान वाले आदमी प्रताप सिंह के बारे में और ज्यादा जानकारी तो मैं दिन में भी जुटा सकता हूँ, लेकिन इस भूतनी के बारे में जानने का काम मुझे आज रात में ही करना होगा। ये सोचते हुए चेतन धीमे धीमे उस भूतनी के पीछे निकल पड़ा। हल्के कदमों से चलता हुआ चेतन खुद से बात करते हुए बोला, मैं बिल्कुल उसके पीछे रहूंगा। वैसे भी मेरे हाथ में तो अंगूठी है, वो तो मुझे देख ही नहीं पाएगी। ये सोचते हुए चेतन उस भूतनी के पीछे चला जा रहा था। थोड़ी देर में चेतन और वो भूतनी दोनों गांव के एक चौराहे पर जा पहुंचे। भूतनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके पीछे पीछे तेज हवाएं चल रही थी और उस धूल के बीच से निकलता हुआ चेतन उस भूतनी के पीछे पीछे बढ़े जा रहा था। गांव के उस चौराहे के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल आईना लगा हुआ था। जब वो भूतनी उस आईने के करीब पहुंची तो उसकी नजर आईने में पड़ी। चेतन उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था और भूतनी के रुक जाने पर चेतन भी वहीं ठहर गया। चेतन ने खुद से सवाल किया, ये अचानक चलते चलते ऐसे ठहर क्यों गई? ये सोचते हुए चेतन ने 2 कदम आगे बढ़कर देखा तो उससे समझ आया कि वो भूतनी एक आईने के सामने खड़ी है। एक पल के लिए चेतन उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि वो खुद को लगातार आईने में निहार रही थी। वो आईने के आगे खड़ी होकर कभी धीमे से अपना घूंघट हटाती तो कभी तेजी से अपना चेहरा ढक लेती। वो भूतनी आईने के आगे खड़ी होकर लगातार अजीब हरकतें कर रही थी। वो कभी अपने गहनों के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे मुस्कुराकर देखती तो कभी अपनी चूड़ियों को खनकाने लगती। उसके चेहरे के हाव भाव ये साफ बता रहे थे कि आईने के आगे खड़ी होकर वो भूतनी लगातार अपने रूप की सराहना कर रही थी। चेतन, जो कि उससे थोड़ी दूर खड़ा था, वो अभी पीछे से उसकी यह हरकत देखकर हैरान था कि आखिर वो भूतनी कर क्या रही है। चेतन अभी तक उस भूतनी का चेहरा नहीं देख पाया था और उस भूतनी का चेहरा आईने में देखने के लिए चेतन जैसे ही आगे बढ़ा तभी भूतनी को उस आईने में कुछ हलचल महसूस हुई। वो भूतनी, जिसके बारे में चेतन ने सोचा भी नहीं था कि वो उसकी आहट पहचान जाएगी, उस भूतनी ने
चेतन की सोच के विपरीत अचानक पलटकर चेतन की ओर देख लिया। आखिर कौन है ये भूतनी जिसने अतीत के फूलपुर में मचा रखा है आतंक? क्या चेतन जान पाएगा कि बाबा अजरनाथ ने कहां रखा है खूनी वधू को कैद? जानने के लिए सुनते रहें खूनी वधू।